मुंबई की व्यस्त गलियों में अमारा की छोटी सी करी की दुकान मसालों की खुशबू से महक रही थी। रात का समय था और शहर की रोशनी चारों ओर चमक रही थी। लेकिन अमारा का ध्यान केवल अपनी कड़ाही और ग्राहकों की सेवा पर केंद्रित था। वह एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी लड़की थी, जिसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक विशेष प्रकार का तेज और आत्मविश्वास साफ झलकता था। उसके हाथ कुशलता से काम कर रहे थे, जैसे वह कोई कलाकार हो जो अपनी कला में पूरी तरह से डूबा हुआ हो और उसे किसी की परवाह न हो। अमारा के कपड़े साधारण थे, लेकिन उनमें एक सफाई थी जो उसके व्यक्तित्व को बयां करती थी। वह जानती थी कि समाज उसे केवल एक सड़क किनारे करी बेचने वाली लड़की के रूप में देखता है, पर उसकी आंखों में बड़े सपने और एक शिक्षित मस्तिष्क की चमक हमेशा मौजूद रहती थी। हर दिन वह मुश्किलों से लड़ती थी ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सके और अपनी गरिमा को किसी भी हाल में कम न होने दे। उसके लिए यह दुकान केवल आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की एक जीवित मिसाल थी, जिसे वह बहुत सहेज कर रखती थी। अचानक एक चमचमाती हुई काली लग्जरी कार सड़क के किनारे आकर रुकी, जिसने धूल भरे वातावरण में एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर दिया। उस महंगी गाड़ी से एक युवक नीचे उतरा, जिसके कपड़े बहुत ही कीमती थे, लेकिन उसकी चाल में एक जानबूझकर दिखाई गई लड़खड़ाहट थी। उसके गले में सोने की चेन चमक रही थी और उसने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, जिससे वह किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का या कोई महंगा कॉल बॉय लग रहा था। अमारा ने उसे एक नजर देखा और फिर अपने काम में वापस लग गई, क्योंकि उसे ऐसे लोगों से कोई सरोकार नहीं था। वह युवक, जिसका नाम राजवीर वर्मा था, सीधे अमारा की दुकान की ओर बढ़ा और काउंटर पर अपना हाथ जोर से दे मारा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और अहंकार का मिश्रण था, जैसे वह दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का आदी हो। उसने अमारा की ओर एक तिरछी नजर डाली और अपनी आवाज को जानबूझकर कर्कश बनाते हुए कुछ मांगने की कोशिश की। आसपास खड़े अन्य ग्राहक अचानक चुप हो गए, क्योंकि वे इस युवक के रसूख और उसके इरादों को लेकर थोड़े आशंकित थे। लेकिन अमारा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। ए लड़की, क्या तुम्हारे पास इस गंदगी के अलावा कुछ अच्छा खिलाने के लिए है, या बस ये कचरा ही बेचती हो? राजवीर ने अपमानजनक स्वर में चिल्लाकर पूछा। उसके शब्दों में तीखापन था और वह अमारा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कुछ नोट हवा में लहराए और उन्हें अमारा के चेहरे के पास ले जाकर भद्दे अंदाज़ में हिलाया। उसका व्यवहार इतना अभद्र था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन राजवीर को जैसे दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। वह बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अमारा ने शांत भाव से अपनी कड़ाही से नजरें हटाईं और राजवीर की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया कि यहां केवल मेहनत की कमाई का खाना मिलता है। उसने कहा कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे कतार में खड़ा होना पड़ेगा और तमीज से बात करनी होगी, वरना वह कहीं और जा सकता है। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने राजवीर को एक पल के लिए चौंका दिया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली दुकानदार उसे इस तरह से चुनौती दे सकती है। उसके शब्द धारदार थे और उनमें एक शिक्षित महिला का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। राजवीर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अमारा के और करीब आने की कोशिश की और मेज पर रखे बर्तनों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके पास इतना पैसा है कि वह उसकी पूरी दुकान और शायद उसे खुद भी खरीद सकता है, इसीलिए उसे ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अमारा के दुपट्टे को छूने की कोशिश की और एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की, जिससे वातावरण में तनाव और भी बढ़ गया। अमारा के अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे उबाल मारने लगा था, क्योंकि यह मामला अब केवल व्यापार का नहीं बल्कि उसकी अस्मिता का बन गया था। जैसे ही राजवीर का हाथ अमारा के करीब पहुंचा, उसने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरी गली में गूंज उठी
और वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। जैसे समय अचानक रुक गया हो। राजवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके गाल पर अमारा की उंगलियों के लाल निशान उभर आए, जो उसके अहंकार पर एक गहरी चोट थी। अमारा की आंखों में अब आग दहक रही थी और वह किसी शेरनी की तरह निडर होकर उस ताकतवर आदमी के सामने खड़ी थी। पैसे से तुम गाड़ियां खरीद सकते हो, लोगों की इज्जत नहीं। और अगली बार किसी महिला की ओर हाथ बढ़ाने से पहले अपनी औकात याद रखना, अमारा ने कड़कती आवाज में कहा। उसने साफ कर दिया कि वह एक गरीब दुकानदार जरूर है, लेकिन उसका स्वाभिमान किसी भी करोड़पति के अहंकार से बहुत बड़ा है। उसने राजवीर को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो परिणाम और भी भयानक होंगे। वहां खड़े लोग अमारा के इस साहस को देखकर दंग थे और मन ही मन उसकी सराहना कर रहे थे, क्योंकि उसने वह किया जो कोई नहीं कर पाया। राजवीर ने अपने गाल को सहलाया और उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी चमक कौंधी, जिसे समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। उसने अमारा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उस अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। बिना एक शब्द बोले वह मुड़ा और अपनी कार की ओर वापस चल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। पीछे छोड़ गया केवल धूल और अमारा के मन में उठे अनगिनत अनसुलझे और पेचीदा सवालों के गहरे निशान। राजवीर के जाने के बाद अमारा ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि यह घटना उसके लिए बहुत तनावपूर्ण थी। आसपास के दुकानदारों ने आकर उसे सांत्वना दी और उसके साहस की प्रशंसा की, लेकिन अमारा का मन अभी भी अशांत था और वह सोच रही थी। वह जानती थी कि ऐसे लोग अक्सर बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसने शायद एक बहुत बड़े दुश्मन को दावत दे दी थी। फिर भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए वह कदम उठाया था जो उसे सही लगा। रात के अंत में जब उसने अपनी दुकान बंद की और अपने छोटे से घर की ओर पैदल चलना शुरू किया, तो रास्ते की हर आवाज उसे संदिग्ध लग रही थी। उसके दिमाग में बार बार उस आदमी का चेहरा और उसकी वह रहस्यमयी आखिरी मुस्कान आ रही थी, जो किसी जीत या गहरी साजिश जैसी लग रही थी। घर पहुंचकर उसने अपनी बूढ़ी मां को इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वह परेशान न हो, लेकिन उसने अपनी डायरी में उस दिन की पूरी घटना विस्तार से लिखी। वह एक योद्धा की तरह महसूस कर रही थी जिसने एक छोटी सी लड़ाई जीती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली युद्ध कल शुरू होने वाला था। अगली सुबह अमारा जल्दी उठी और उसने अपने सबसे अच्छे औपचारिक कपड़े निकाले, क्योंकि आज उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू था। उसने अपनी एमबीए की डिग्री और अन्य प्रमाण पत्रों को ध्यान से एक फाइल में रखा, जो उसकी वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम थे। वह जानती थी कि यह नौकरी उसके जीवन को बदल सकती है और उसे उस सड़क किनारे की दुकान से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक कॉरपोरेट करियर की ओर ले जा सकती है। अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और घर से बाहर निकलकर अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। जब वह वार्मा एंटरप्राइजेस के विशाल और आधुनिक मुख्यालय के सामने पहुंची, तो उसकी भव्यता को देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गई और गहरे विस्मय में डूब गई। कांच की बनी वह गगनचुंबी इमारत शहर की सफलता और शक्ति का प्रतीक थी, जहां पहुंचने का सपना हजारों युवा अपनी आंखों में हर दिन और रात सजाते थे। अमारा ने अपनी धड़कनों को नियंत्रित किया और सुरक्षा जांच के बाद रिसेप्शन की ओर बढ़ी, जहां हर चीज बहुत ही व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से संचालित हो रही थी। उसने अपना नाम बताया और उसे वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा गया, जहां अन्य उम्मीदवार भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वेटिंग रूम में बैठे हुए अमारा ने गौर किया कि वहां का माहौल बहुत ही प्रतिस्पर्धी था
और हर कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में पूरी तरह से लगा हुआ था। उसने देखा कि लोग महंगे ब्रांडों के कपड़े पहने हुए थे और परिष्कृत भाषा में बात कर रहे थे, जो उसके साधारण पहनावे से बिल्कुल अलग और विपरीत था। फिर भी उसने अपनी हीन भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसके ज्ञान और उसके अनुभवों में छिपी हुई थी। उसने अपनी फाइल को कसकर पकड़ा और मन ही मन अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करना शुरू कर दिया, ताकि वह किसी भी सवाल का सटीक जवाब दे सके। तभी एक सचिव बाहर आई और उसने अमारा का नाम पुकारा, जिससे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए बहुत तेज हो गई और उसे हल्का सा डर महसूस हुआ। वह उठी और गहरी सांस लेते हुए मुख्य केबिन की ओर बढ़ी, जिसके दरवाजे पर सोने के अक्षरों में सीईओ का पदनाम बहुत ही गर्व से लिखा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की अनुमति मांगी, जहां कमरे के अंदर की ठंडी हवा और हल्की खुशबू ने उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास कराया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि एक बड़ी सी मेज के पीछे कोई कुर्सी घुमाकर शहर की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। बैठिए, मिस अमारा, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही अमारा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और उसकी आंखें हैरानी और सदमे से पूरी तरह से फैल गईं। जैसे ही कुर्सी धीरे धीरे घूमी, अमारा के सामने वही चेहरा था जिसे उसने पिछली रात थप्पड़ मारा था, लेकिन अब वह फटे कपड़ों में नहीं बल्कि सूट में था। राजवीर वर्मा अब एक बेसहारा शराबी की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वह एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली कॉरपोरेट लीडर के रूप में उसके सामने बहुत ही शान से बैठा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जो अब और भी गहरी और खतरनाक लग रही थी, जिससे अमारा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जिसे केवल घड़ी की टिक टिक और अमारा की तेज चलती सांसों की आवाज ही तोड़ पा रही थी, जो बहुत ही तनावपूर्ण था। राजवीर ने अपनी मेज पर रखी अमारा की फाइल को बहुत ही लापरवाही से पलटा और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक बहुत ही तीखा कटाक्ष किया। उसने पूछा कि क्या उसे अब भी लगता है कि उसकी इज्जत की कीमत उसके करोड़ों के साम्राज्य से ज्यादा है, जैसा कि उसने पिछली रात पूरे दावे के साथ कहा था। अमारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि उसकी पूरी योजना और उसका भविष्य अब इस आदमी की दया पर निर्भर था। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया है, उसे चुकाने के लिए एक उम्र भी कम पड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक अनोखा मौका दूंगा, राजवीर ने कहा। उसने कुर्सी पर झुकते हुए अपनी बात जारी रखी और कहा कि वह उसे नौकरी तो देगा, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही कठिन और शायद उसकी कल्पना से भी परे होंगी। उसने स्पष्ट किया कि अमारा को अब हर दिन उसकी नजरों के सामने रहना होगा और उसे वह सब करना होगा जो वह कहेगा, जैसे वह उसकी कोई निजी संपत्ति हो। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और सुनहरे पिंजरे की तरह लग रहा था। अमारा का स्वाभिमान उसे वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक मजबूरियां और उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। वह समझ गई कि राजवीर ने यह सब जानबूझकर किया था, ताकि वह उसे अपनी ताकत का एहसास करा सके और उसे पूरी तरह से अपने अधीन कर सके। उसने महसूस किया कि वह एक बहुत ही जटिल जाल में फंस गई है, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसके अंदर का योद्धा अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और राजवीर की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी अगली चाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो निर्णायक थी। मुझे आपकी नौकरी मंजूर है, मिस्टर वर्मा, लेकिन याद रखिएगा कि आप मेरा काम खरीद रहे हैं, मेरी आत्मा या मेरा स्वाभिमान नहीं, अमारा ने अंततः बहुत ही दृढ़ता से कहा। राजवीर की आंखों में एक प्रशंसा की चमक दिखी,
क्योंकि उसे अमारा से इसी तरह के साहसी और बेबाक जवाब की उम्मीद थी जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाती थी। उसने एक दस्तावेजा आगे बढ़ाया और अमारा से उस पर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उनके बीच एक नए और बहुत ही खतरनाक रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक था। जैसे ही अमारा ने पेन उठाया, उसे पता था कि उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है और वह तैयार थी। जब अमारा उस केबिन से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो, लेकिन उसके कदम जमीन पर बहुत मजबूती से जमे थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे इस नई चुनौती का सामना पूरी ताकत से करना होगा। गलियारे में चलते हुए उसे कई कर्मचारी मिले जो उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। शायद वे इस नई लड़की के बारे में सब कुछ विस्तार से जानना चाहते थे। अमारा ने अपना सिर ऊंचा रखा और इमारत से बाहर निकल गई, जहां दोपहर की तेज धूप उसका इंतजार कर रही थी और एक नया संघर्ष शुरू था। अमारा ने उस सुबह अपनी सबसे अच्छी और सलीके से प्रेस की हुई सूती साड़ी पहनी थी, जो उसकी सादगी और गरिमा का प्रतीक थी। उसने अपने बालों को सलीके से बांधा और अपने चेहरे पर एक हल्का सा आत्मविश्वास ओढ़ लिया, जो किसी भी गहने से ज्यादा कीमती लग रहा था। जब वह वर्मा एंटरप्राइजेज की उस विशाल और चमकती हुई कांच की इमारत के सामने खड़ी हुई, तो उसे अपनी मेहनत के सफल होने का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने छोटे से हैंडबैग को कसकर पकड़ते हुए उस कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखा। अंदर का वातावरण बाहर की गर्मी और शोर से बिल्कुल अलग था, जहां हर तरफ शांति और व्यावसायिकता का बोलबाला था। चारों ओर लगे बड़े बड़े कांच के पैनल और आधुनिक कलाकृतियां इस कंपनी की अपार संपत्ति और वैश्विक प्रभाव की कहानी चिल्ला चिल्लाकर बयां कर रही थी। अमारा ने रिसेप्शन पर अपना परिचय दिया और अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों वाली फाइल को मेज पर रखा, जो उसके सालों के संघर्ष का दस्तावेज थी। वहां बैठी कर्मचारी ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी और उसे बाईं ओर के प्रतीक्षालय में बैठने का इशारा किया, जहां अन्य उम्मीदवार भी मौजूद थे। प्रतीक्षालय में बैठे अन्य लोग बहुत ही आधुनिक और महंगे कपड़ों में सजे हुए थे, जो अमारा के साधारण पहनावे से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उनकी बातों में केवल विदेशी दौरों और बड़े क्लबों का जिक्र था, जिसने अमारा को एक पल के लिए अपनी स्थिति के प्रति सचेत कर दिया। लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को झकझोरा और खुद को याद दिलाया कि वह यहां अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर आई है। उसने अपनी फाइल को फिर से खोला और उन महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों को दोहराया जिन्हें उसने पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अचानक कल रात की वह घटना उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगी, जिसने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। उस शराबी युवक का चेहरा और उसके द्वारा की गई अभद्र हरकतें आज भी उसके दिमाग में एक कड़वाहट पैदा कर रही थीं। उसने सोचा कि क्या उसने उस लड़के को थप्पड़ मारकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह सही थी। उस समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह मामूली दिखने वाला युवक उसके भविष्य के साथ इस कदर और इतनी गहराई से जुड़ा होगा। तभी मुख्य सचिव ने उसका नाम पुकारा और उसे सीईओ के भव्य केबिन की ओर चलने का निर्देश दिया, जो बहुत ही गरिमामय था। गलियारा इतना लंबा और शांत था कि अमारा को अपने सैंडलों की खटखट साफ सुनाई दे रही थी, जो उसके बढ़ते तनाव का संकेत थी। जब वह उस विशाल महोगनी के दरवाजे के पास पहुंची, तो उसने अपनी आंखों को बंद किया और ईश्वर से थोड़ी शक्ति मांगी। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा, जहां का वातावरण बहुत ही प्रभावशाली और किसी शक्तिशाली किले जैसा महसूस हो रहा था। कमरे के अंदर की रोशनी बहुत ही मंद थी और खिड़की से मुंबई का नीला समंदर साफ दिखाई दे रहा था, जो बहुत खूबसूरत था। एक विशाल काली लेदर की कुर्सी शहर की ओर घूमी हुई थी, जिस पर कोई शख्स बहुत ही इत्मीनान से बैठा हुआ था। मेज पर रखी चांदी की नेमप्लेट पर राजवीर वर्मा
CEO लिखा हुआ था, जिसे देखकर अमारा के मन में एक अज्ञात सम्मान पैदा हुआ। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी और बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देना शुरू किया, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह शख्स कुर्सी घुमाकर अमारा के सामने आया, अमारा की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं और वह पूरी तरह सुन्न रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही युवक था जिसे उसने कल रात अपनी करी की दुकान के पास एक जोरदार तमाचा जड़ा था। आज वह फटे कपड़ों में नहीं बल्कि एक बहुत ही महंगे सूट में था और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। अमारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक सड़क छाप दिखने वाला इंसान इतना बड़ा व्यापारी हो सकता है। राजवीर ने अपने दाहिने गाल पर हाथ फेरा, जहां अभी भी उस थप्पड़ का हल्का सा निशान शायद उसके स्वाभिमान पर छपा हुआ था। उसने अपनी तीखी नजरों से अमारा को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जो किसी डरावनी फिल्म के खलनायक जैसी थी। उसने बहुत ही धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा कि दुनिया बहुत छोटी है और किस्मत अक्सर हमें उन लोगों के सामने ले आती है। अमारा को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो मिस अमारा, क्या आपको अब भी लगता है कि आप सड़क पर खड़े होकर किसी भी रईस आदमी को सबक सिखा सकती हैं? राजवीर ने पूछा। उसने अपनी कुर्सी को आगे झुकाया और अमारा की फाइल को मेज के कोने पर सरका दिया, जैसे वह अब किसी काम की न हो। उसने कहा कि उसने कल रात केवल एक नाटक किया था ताकि वह देख सके कि आम लोग संकट में कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन अमारा ने जो किया, उसने राजवीर के अहंकार को एक ऐसी चोट पहुंचाई थी जिसे वह कभी भी आसानी से नहीं भूल सकता था। अमारा ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा कि उसने जो किया वह एक महिला का आत्मरक्षा का अधिकार था। उसने स्पष्ट किया कि अगर राजवीर एक CEO हैं तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि शालीनता और व्यापार दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। राजवीर उसकी इस बेबाकी को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि वह शायद डर के मारे उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। उसकी आंखों में अमारा के प्रति एक अजीब सी नफरत और प्रशंसा का मिला जुला भाव एक साथ उभरने लगा था। राजवीर ने अमारा की डिग्री और उसके अंक देखे, जो वाकई में बेमिसाल थे और किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक संपत्ति थे। उसने कहा कि वह उसे नौकरी दे सकता है, लेकिन यह नौकरी कोई उपहार नहीं बल्कि एक बहुत ही कठिन सजा की तरह होगी। वह चाहता था कि अमारा हर पल उसके सामने रहे ताकि वह उसे उस थप्पड़ की याद दिला सके जो उसने कल रात खाया था। उसने एक नया अनुबंध अमारा के सामने रखा, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जो किसी भी सामान्य कर्मचारी के लिए स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था। अनुबंध के अनुसार अमारा को राजवीर की व्यक्तिगत सहायक के रूप में 24 घंटे काम करना होगा और उसे हर छोटे बड़े आदेश का पालन करना होगा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इस कर्ज को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और वफादारी से चुकाना होगा, अन्यथा वह उसे बर्बाद कर देगा। उसने अमारा को धमकी दी कि यदि उसने यह नौकरी ठुकराई तो वह सुनिश्चित करेगा कि उसे पूरे देश में कहीं और काम न मिले। यह एक ऐसी चाल थी जिसने अमारा को पूरी तरह से एक कोने में ढकेल दिया था और वह मजबूर थी। अमारा ने उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि राजवीर उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था और उसे नीचा दिखाना चाहता था। उसे अपनी मां की बीमारी और घर के गिरते हुए आर्थिक हालात याद आए, जिसके लिए उसे इस बड़ी राशि की बहुत जरूरत थी। उसने सोचा कि यदि वह यहां टिक गई तो शायद वह इस आदमी के घमंड को एक दिन फिर से चकनाचूर करने में सफल हो सके। उसने अपनी कलम उठाई और उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जो उसकी आजादी और उसके संघर्ष के बीच का एक समझौता था। राजवीर ने उस हस्ताक्षरित कागज को अपने पास रखा और अमारा को तुरंत काम शुरू करने का आदेश दिया, जैसे वह कोई मशीन हो। उसने उसे फाइलों का एक बड़ा ढेर थमा दिया
जो पिछले कई महीनों से पेंडिंग थी और उन्हें आज ही पूरा करने को कहा। अमारा ने बिना किसी विरोध के उन फाइलों को उठाया और केबिन से बाहर निकल गई, जहां अन्य कर्मचारी उसे देख रहे थे। उसे पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है और उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर के दफ्तर में हलचल शुरू हो गई थी और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि इस नई लड़की में ऐसा क्या खास है। अमारा ने अपनी मेज संभाली और उन जटिल वित्तीय आंकड़ों में डूब गई, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसने पाया कि कंपनी के खातों में कुछ गंभीर विसंगतियां थीं, जो किसी बड़ी गड़बड़ी या किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही थीं। राजवीर ने उसे परेशान करने के लिए यह काम दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत ही तेज दिमाग वाली लड़की है। दोपहर तक अमारा ने उन फाइलों का एक बड़ा हिस्सा सुलझा लिया था और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी, जो बहुत सटीक थी। राजवीर अपने केबिन से उसे कांच की दीवार के जरिए देख रहा था और उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह उसे थका हुआ और हारा हुआ देखना चाहता था, लेकिन अमारा के चेहरे पर केवल काम के प्रति समर्पण और एक शांति थी। उसे पहली बार लगा कि उसने एक ऐसी चिंगारी को घर दे दिया है जो शायद पूरे जंगल में आग लगा सकती है। शाम ढलते ही राजवीर ने अमारा को फिर से अंदर बुलाया और उसके काम की प्रगति के बारे में बहुत ही कठोरता से पूछा। अमारा ने अपनी रिपोर्ट उसके सामने रखी और उन खामियों के बारे में बताया जो उसने अपनी जांच के दौरान बहुत ही बारीकी से पकड़ी थीं। राजवीर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि वे गलतियां उसके अपने भरोसेमंद सलाहकारों और कुछ बहुत ही करीबी लोगों द्वारा की गई थीं। उसने अमारा को चुप रहने के लिए कहा और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर जांच करने की कोशिश न करे। अमारा ने शांत स्वर में कहा कि एक वित्त सहायक के रूप में सच बोलना उसका कर्तव्य है और वह कभी पीछे नहीं हटेगी। उसने राजवीर की आंखों में सीधे झांका और उसे याद दिलाया कि उसने उसे उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए यहां रखा है। राजवीर को लगा कि वह के ईसा फिर से हार रहा है, क्योंकि अमारा का नैतिक बल उसके धन बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली साबित हो रहा था। उसने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसके मन में अब अमारा के प्रति एक अनकहा डर और गहरा सम्मान पनपने लगा था। जब अमारा दफ्तर से बाहर निकली तो अंधेरा हो चुका था और शहर की बत्तियां फिर से अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार थीं। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसने पहले दिन ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसने बस पकड़ी और घर की ओर चलते हुए उन सभी घटनाओं के बारे में सोचा जो पिछले 24 घंटों में उसके साथ घटी थी। वह जानती थी कि राजवीर वर्मा एक खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था कि वह उसे मात दे सकती है। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को गले लगाया और बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, जिससे मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी सी रसोई में जाकर फिर से वही करी बनाई, जिसकी खुशबू उसे अपनी जड़ों और अपनी असली पहचान की याद दिलाती थी। खाते समय उसने अपने मन में एक रणनीति बनाई कि कैसे वह राजवीर के बिछाए हुए इस जाल को अपनी बुद्धि से काट देगी। वह अब केवल एक पीड़ित लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जो दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ने को तैयार थी। उधर राजवीर अपने आलीशान बंगले में अकेला बैठा था और हाथ में जाम लिए अमारा द्वारा बनाई गई उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि अमारा ने उन चीजों को पकड़ लिया था जिन्हें उसके महंगे ऑडिटर्स भी कभी नहीं देख पाए थे, और ये बहुत बड़ी बात थी। वह अपनी इस नई दुश्मन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित तो था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने से बार बार रोक रहा था। उसने तय किया कि वह अगले दिन अमारा के लिए एक ऐसा जाल बिछाएगा जिससे निकलना उसके लिए किसी भी हाल में संभव नहीं होगा। अगली सुबह जब अमारा दफ्तर पहुंची तो उसे पता चला कि राजवीर ने उसे एक ऐसी मीटिंग में शामिल होने को कहा है जो बहुत गोपनीय है। यह मीटिंग कंपनी के उन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थी
जो अमारा जैसे बाहरी व्यक्ति को कतई पसंद नहीं करते थे और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। अमारा समझ गई कि यह राजवीर का उसे अपमानित करने का एक और तरीका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसने अपनी फाइलें लीं और उस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी जहां उसका भाग्य एक बार फिर से दांव पर लगा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था और सभी की नजरें अमारा के साधारण व्यक्तित्व पर जमी हुई थीं, जो उन्हें खटक रहा था। राजवीर ने उसे सबसे सामने पेश किया और कहा कि आज वह अपनी कल की रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्तुति देगी, जो बहुत ही जोखिम भरा था। अमारा ने बिना डरे बोलना शुरू किया और एक एक करके उन सभी वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया जिन्हें बड़े अधिकारी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आवाज में वो जादू था जिसने पूरे कमरे को सन्न कर दिया और राजवीर चौहान कर दिया को भी अपनी जगह से हिलने पर मजबूर कर दिया। मीटिंग के अंत में राजवीर ने एक तीखा सवाल पूछा, जिसका उद्देश्य अमारा की तर्कशक्ति को परखना था और उसे सभी के सामने थोड़ा कमजोर साबित करना था। लेकिन अमारा ने इतनी गहराई और बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि राजवीर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। चला गया और वह चुप हो गया। बाकी अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक करी वाली लड़की इतनी बड़ी विशेषज्ञ और जानकार हो सकती है। अमारा ने महसूस किया कि उसने आज एक बहुत बड़ी दीवार गिरा दी है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है। दिन खत्म होने पर राजवीर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बिना किसी भावना के उसे कल समय पर आने का निर्देश दिया, जो बहुत ही ठंडा था। अमारा ने उसकी आंखों में वह हताशा देखी जो एक हारे हुए जुआरी के चेहरे पर होती है जब उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। उसने केवल सिर झुकाया और केबिन से बाहर निकल गई, यह जानते हुए कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है और वह लंबी चलेगी। वह इस विशाल इमारत की सीढ़ियों से उतरते हुए खुद को और भी मजबूत महसूस कर रही थी, जैसे उसकी आत्मा को पंख मिल गए हों। अमारा ने उस भारी दस्तावेज को अपने हाथों में लिया और हर एक शब्द को बहुत ही गहराई से पढ़ा, क्योंकि वह जानती थी कि यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान की एक बड़ी परीक्षा थी। राजवीर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उसे बहुत ही गौर से देखा, जैसे वह उसके चेहरे पर डर की कोई लकीर ढूंढ रहा हो जो उसे कमजोर साबित कर सके। अमारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हस्ताक्षर किए और फाइल को वापस मेज पर रख दिया, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार थी। राजवीर ने उस अनुबंध को अपनी सुरक्षित अलमारी में रखा और अमारा को अगले आदेश के लिए तैयार रहने का संकेत दिया, जो उसके लिए काफी कठोर और थका देने वाला था। उसने कहा कि अमारा को प्रोजेक्ट रिवाइवल का हिस्सा बनना होगा, जो कंपनी की एक ऐसी इकाई थी जो पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रही थी और जिसे बंद करने की योजना बन रही थी। राजवीर चाहता था कि अमारा वहां जाकर अपनी हार स्वीकार कर ले और उसे यह गहराई से एहसास हो जाए कि कॉरपोरेट जगत सड़क किनारे करी बेचने जितना आसान काम नहीं है। अमारा जब उस पुराने और जर्जर दफ्तर में पहुंची तो वहां का माहौल बहुत ही निराशाजनक और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। जहां कर्मचारी केवल समय काट रहे थे, वहां के मैनेजर मिस्टर सिंघानिया ने अमारा को एक तुच्छ नजरों से देखा और उसके करीब बेचने वाले अतीत का मजाक उड़ाते हुए उसे फाइलों के एक ढेर के पास बैठने को कहा। सिंघानिया का मानना था कि एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी सड़क पर बिताई हो, वह इतने बड़े और जटिल लॉजिस्टिक्स व्यवसाय की बारीकियों को कभी नहीं समझ पाएगी और जल्द ही भाग खड़ी होगी। अमारा ने उन तानों को अनसुना कर दिया और अपनी मेज पर बैठकर डेटा का बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया, जो उसकी गहरी समझ को दर्शाता था। उसने गौर किया कि समस्या केवल तकनीक की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की नीयत और काम करने के पुराने तरीकों में छिपी हुई थी जो बदलाव के खिलाफ थे। उसने अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल किया, जहां वह कम संसाधनों में बेहतरीन स्वाद और सेवा देती थी,
और उसी तर्क को उसने यहां लागू करने का एक साहसी फैसला लिया। राजवीर अपने केबिन में लगे कैमरों के जरिए उसे देख रहा था और हैरान था कि वह विचलित नहीं हो रही थी। दोपहर तक अमारा ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी खामी पकड़ ली थी, जिसकी वजह से कंपनी को हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा था। उसने देखा कि कच्चे माल की खरीद में बहुत अधिक हेरफेर किया जा रहा था और कुछ पुराने कर्मचारी मिलकर कंपनी की जड़ों को खोखला कर रहे थे। उसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, लेकिन सिंघानिया और उसके साथियों ने उसमें आने से साफ मना कर दिया और उसका अपमान करने की कोशिश की। हमारा ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे गोदाम में जाकर जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखने और समझने का फैसला किया। गोदाम में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी और उन्हें समय पर वेतन न मिलने के कारण वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। अमारा ने उनसे उनकी भाषा में बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे उसका साथ देंगे तो वह उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही करवा देगी। मजदूरों को उसकी बातों में एक सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ जो उन्होंने आज तक किसी बड़े अधिकारी के व्यवहार में कभी नहीं देखा था। उन्होंने अमारा को उन गुप्त रास्तों और तरीकों के बारे में बताया जहां से माल की चोरी और बर्बादी हो रही थी। राजवीर को जब यह पता चला कि अमारा सीधे मजदूरों से मिल रही है, तो उसने उसे अपने केबिन में बुलाकर बहुत डांटा और अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि उसे केवल कागजी काम करना चाहिए और उसे कंपनी की राजनीति में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अमारा ने निडर होकर जवाब दिया कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो जमीन से जुड़ा हो और समस्याओं को उनकी जड़ से खत्म करना जानता हो। राजवीर उसकी इस दलील को सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपना कठोर चेहरा बनाए रखा। अगले दिन अमारा ने एक नई रणनीति तैयार की, जिसमें उसने आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करने और बिचौलियों को हटाने का प्रस्ताव रखा, जो बहुत ही क्रांतिकारी था। उसने दिखाया कि कैसे स्थानीय विक्रेताओं से सीधा संपर्क करके लागत को आधा किया जा सकता है और गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिंघानिया ने इस योजना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह अव्यावहारिक है और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अमारा ने अपने तर्कों और आंकड़ों से उसे निरुत्तर कर दिया, जिससे पूरी मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। अमारा की मेहनत रंग लाने लगी थी और केवल एक हफ्ते के भीतर ही प्रोजेक्ट रिवाइवल की दक्षता में 15% का सुधार देखा गया, जो वाकई में चमत्कारिक था। कर्मचारी अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि यह कंपनी फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकती है। राजवीर यह सब देख रहा था और उसे अपनी हार का एहसास होने लगा था, क्योंकि उसने सोचा था कि अमारा टूट जाएगी, लेकिन इसके विपरीत अमारा ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सभी को अपना कायल बना लिया था, जो एक बड़ी जीत थी। एक रात जब अमारा दफ्तर में अकेली काम कर रही थी, राजवीर उसके पास आया और उसने पूछा कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है, जबकि उसे पता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यह काम राजवीर के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और उन लोगों के लिए कर रही है जो उस पर भरोसा करते हैं। राजवीर ने पहली बार अमारा की आंखों में वह सच्चाई देखी जिसने उसके कठोर हृदय को एक पल के लिए पिघला दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना कुछ कहे वहां से प्रस्थान किया, लेकिन उसके मन में अब अमारा के लिए एक नई तरह की इज्जत पैदा हो गई थी। सिंघानिया को जब लगा कि उसकी सत्ता हाथ से निकल रही है, तो उसने अमारा को फंसाने के लिए एक बहुत ही नीच और गंदी साजिश रचने की योजना बनाई। उसने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गायब कर दिया और सारा दोष अमारा के सिर मढ़ने की कोशिश की ताकि उसे नौकरी से निकाला जा सके। अगले दिन जब ऑडिट टीम आई, तो अमारा के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फाइलें वास्तव में उसकी मेज से गायब हो चुकी थीं। राजवीर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उससे स्पष्टीकरण मांगा,
जबकि सिंघानिया कोने में खड़ा होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। अमारा को पता था कि यह सिंघानिया की चाल है, इसलिए उसने शांत रहकर अपने बैकअप डेटा को क्लाउड स्टोरेज से निकाला और सबके सामने पेश कर दिया। उसने दिखाया कि गायब हुई फाइलें केवल हार्ड कॉपी थीं, लेकिन उनका डिजिटल रिकॉर्ड उसके पास सुरक्षित था, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता था। उसने यह भी साबित कर दिया कि सिंघानिया ने उन फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल रात के समय किया गया था। राजवीर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और उसने सिंघानिया को तुरंत दफ्तर से बाहर निकलने का आदेश दिया। इस घटना के बाद कंपनी में अमारा का कद बहुत बढ़ गया और उसे आधिकारिक तौर पर उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया, जो उसकी पहली बड़ी सफलता थी। राजवीर ने उसे बधाई तो नहीं दी, लेकिन उसकी नजरों में अब वह नफरत नहीं थी जो पहले दिन उसे दिखाई दी थी। अमारा ने महसूस किया कि उसने राजवीर के अहंकार की पहली दीवार को सफलतापूर्वक गिरा दिया है, लेकिन उसे पता था कि अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वह अपनी जीत पर इतराई नहीं, बल्कि और भी अधिक विनम्रता के साथ अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। शाम को जब वह अपनी करी की दुकान पर वापस गई, तो उसने देखा कि उसके पुराने ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे और उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपने हाथों से सबको खाना खिलाया और महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की सेवा करने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में ही छिपी होती है। राजवीर ने दूर से अपनी कार में बैठकर यह सब देखा और उसने महसूस किया कि अमारा की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके दिमाग में केवल अमारा और उसके द्वारा कहे गए वे शब्द बार बार गूंज रहे थे। अगले कुछ दिनों में अमारा ने कंपनी की मार्केटिंग रणनीति को भी पूरी तरह से बदल दिया और उसे आम लोगों की जरूरतों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश की। उसने देसी स्वाद और ग्लोबल स्टैंडर्ड का नारा दिया, जिसने बाजार में एक नई लहर पैदा कर दी और ग्राहकों का भरोसा फिर से जीत लिया। कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ने लगीं और निवेशकों ने फिर से वर्मा एंटरप्राइजेज में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी, जिसका श्रेय पूरी तरह से अमारा को जाता था। राजवीर को अब यह स्वीकार करना ही पड़ा कि अमारा केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उसकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हालांकि राजवीर का निजी अहंकार अभी भी उसे अमारा के करीब आने से रोक रहा था और वह उसे नीचा दिखाने के नए नए बहाने खोजने की कोशिश करता रहता था। उसने अमारा को एक बहुत ही आलीशान पार्टी में आने का आदेश दिया और शर्त रखी कि उसे वहां एक विशेष ड्रेस कोड का पालन करना होगा। वह चाहता था कि अमारा उस हाई सोसाइटी के बीच खुद को असहज महसूस करे और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाए, ताकि वह फिर से उसे जीत सके। अमारा समझ गई कि यह एक और जाल है, लेकिन उसने इस चुनौती को भी बहुत ही शालीनता और गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया। पार्टी की रात अमारा ने एक साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी, जिसने उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखार दिया और वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। जब उसने हॉल में प्रवेश किया, तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और लोग उसके व्यक्तित्व के आकर्षण में पूरी तरह से बंध गए। राजवीर उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि वह घबरा जाएगी, लेकिन वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बड़े बड़े कारोबारियों से बात कर रही थी। उसने महसूस किया कि अमारा को किसी भी सांचे में ढालना नामुमकिन है, क्योंकि वह अपनी पहचान खुद बनाना बखूबी जानती है। राजवीर ने उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर की और बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वह इस चमक धमक वाली दुनिया में बहुत अच्छी लग रही है। अमारा ने जवाब दिया कि चमक कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके नेक इरादों में होनी चाहिए, जो कभी भी फीकी नहीं पड़ती। राजवीर को उसके शब्दों में फिर से एक सबक मिला और उसने महसूस किया कि वह हर बार अमारा से बहस में हार जाता है। उसने फैसला किया कि वह अब उससे नफरत करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा।
जो उसके लिए एक नया और अनूठा अनुभव था। पार्टी के दौरान ही कुछ प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के लोगों ने अमारा को लालच देने की कोशिश की और उसे राजवीर का साथ छोड़ने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। अमारा ने उन सबको बहुत ही शालीनता से मना कर दिया और कहा कि वह वफादारी को पैसों से नहीं तौलती, जो उसकी ईमानदारी का एक बड़ा प्रमाण था। राजवीर ने यह सब छिपकर सुन लिया और उसे अपनी कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत ही सुकून भरा एहसास हुआ कि उसने एक सही इंसान को चुना है। उसने पहली बार मुस्कुराकर अमारा की ओर देखा और उस मुस्कान में कोई साजिश नहीं बल्कि एक सच्ची और गहरी कृतज्ञता की भावना थी। रात के अंत में जब सब चले गए, राजवीर और अमारा अकेले बचे थे और हॉल में एक बहुत ही सुखद और शांत सन्नाटा पसरा हुआ था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। राजवीर ने स्वीकार किया कि उसने उसे गलत समझा था और वह वास्तव में एक असाधारण महिला है, जिसने उसे बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सिखाया है। अमारा ने केवल सिर झुकाया और कहा कि उसे खुशी है कि वह कंपनी के काम आ सकी और अब उसे अपने घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजवीर ने खुद उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अमारा ने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया और अपनी आत्मनिर्भरता को एक बार फिर से साबित किया। रास्ते में चलते हुए अमारा ने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी ने इतनी जल्दी एक नया मोड़ ले लिया है और वह कहां से कहां पहुंच गई है। उसने महसूस किया कि हर चुनौती उसे और भी मजबूत बना रही है और वह अब किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। उसे पता था कि राजवीर के साथ उसका रिश्ता अभी भी बहुत जटिल है, लेकिन उसे यकीन था कि वह समय के साथ सब कुछ ठीक कर देगी। उसने अपने छोटे से घर की दहलीज पर कदम रखा और एक गहरी नींद के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कल एक नया और चुनौतीपूर्ण दिन था। वर्मा एंटरप्राइजेज के गलियारों में अब अमारा का नाम सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाने लगा था, क्योंकि उसकी कार्यक्षमता ने सबको चकित कर दिया था। वह हर सुबह समय से पहले दफ्तर पहुंचती और उन फाइलों की गहराई में उतर जाती जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसकी मेज पर रखे दस्तावेजों का ढेर उसकी कड़ी मेहनत और सच्चाई की तलाश का गवाह था, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। उसे पता था कि कॉरपोरेट जगत की इस चमक धमक के पीछे कई काले रहस्य छिपे हुए हैं, जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। एक शाम जब सूरज की रोशनी कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, अमारा ने रसद और खरीद विभाग के खातों में एक बड़ी विसंगति पकड़ी। उसने देखा कि सिग्मा लॉजिस्टिक्स नामक एक मुखौटा कंपनी को बिना किसी वास्तविक सेवा के करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा था। जैसे जैसे उसने जांच आगे बढ़ाई, उसे पता चला कि इस कंपनी का सीधा संबंध राजवीर के सगे चाचा विक्रम वर्मा से था, जो बोर्ड के एक शक्तिशाली सदस्य थे। यह खोज अमारा के लिए एक दोधारी तलवार की तरह थी, क्योंकि यह सीधे परिवार के भीतर की गंदगी को उजागर कर रही थी। विक्रम वर्मा एक चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने दशकों से कंपनी की आड़ में अपना काला साम्राज्य खड़ा किया था और वे किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि एक मामूली करी बेचने वाली लड़की उनके गुप्त खातों की छानबीन कर रही है, तो उनके अहंकार को गहरी चोट पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने वफादार गुर्गों को आदेश दिया कि अमारा के चरित्र पर हमला किया जाए और उसे इस तरह बदनाम किया जाए कि वह खुद ही इस्तीफा दे दे। उनका मानना था कि समाज में एक महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना उसे हराने का सबसे आसान तरीका है। अगले ही दिन दफ्तर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और कर्मचारी अमारा को देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे, जिससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। दफ्तर के ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और झूठी कहानियां प्रसारित की गईं, जिनमें अमारा को एक लालची और अवसरवादी महिला दिखाया गया था। लोग कह रहे थे कि उसने राजवीर को फंसाने के लिए अपनी नैतिकता का सौदा किया है और वह केवल पैसों के लिए यहां काम कर रही है। अमारा ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा
और विचलित नहीं हुई। अमारा जानती थी कि यह हमला उसकी जांच को रोकने के लिए किया गया है। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को किनारे रखकर अपनी रणनीतिक सोच को और तेज कर दिया। उसने उन सभी डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया जो साबित कर सकें कि ये तस्वीरें फर्जी हैं और इन्हें कहां से साझा किया गया है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसकी अडिग इच्छा शक्ति को दर्शा रही थी, और वह पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वह सीधे राजवीर के केबिन की ओर बढ़ी, जहां उसे पता था कि उसे अपने सबसे कठिन इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। राजवीर अपने केबिन में बैठा उन तस्वीरों को देख रहा था और उसके मन में विरोधाभासी विचारों का एक बवंडर चल रहा था जो उसे अशांत कर रहा था। उसका एक हिस्सा उन झूठी खबरों पर विश्वास करना चाहता था ताकि वह अमारा के प्रति अपनी नफरत को जायज ठहरा सके, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने पिछले कुछ हफ्तों में अमारा की ईमानदारी और उसके काम के प्रति समर्पण को बहुत करीब से देखा था, जो इन दावों से बिल्कुल विपरीत था। जब अमारा अंदर दाखिल हुई तो राजवीर ने बहुत ही ठंडे और चुभते हुए लहजे में उससे सवाल किया, मिस अमारा, क्या आपके पास इन आरोपों के बारे में कहने के लिए कुछ है, या आपकी चुप्पी को आपकी रजामंदी मान लिया जाए? राजवीर ने कठोरता से पूछा। अमारा ने उसकी आंखों में बिना डरे झांका और अपनी सफाई देने के बजाय सीधे सिग्मा लॉजिस्टिक्स की फाइल राजवीर की मेज पर पटक दी, जो बहुत ही प्रभावी कदम था। उसने कहा कि उसका व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन कंपनी के करोड़ों रुपये जो लूटे जा रहे हैं उस पर राजवीर का ध्यान होना चाहिए। उसने स्पष्ट किया कि यह हमला केवल उसे चुप कराने की एक बहुत ही घटिया और सोची समझी साजिश है। राजवीर ने जब उस फाइल के पन्नों को पलटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे अपनी ही कंपनी में हो रहे इतने बड़े धोखे का एहसास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसके अपने खून ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था और उसे एक बड़ी कानूनी मुसीबत में डालने की तैयारी की थी। अमारा ने बहुत ही शांत लहजे में समझाया कि कैसे विक्रम वर्मा ने जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके धन की हेराफेरी की थी और सबूतों को मिटाया था। राजवीर को पहली बार महसूस हुआ कि वह अमारा को समझने में कितनी बड़ी और भयानक भूल कर रहा था। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, विक्रम वर्मा बिना अनुमति के केबिन में दाखिल हुए और चिल्लाते हुए अमारा को तुरंत नौकरी से निकालने की मांग करने लगे। उन्होंने राजवीर को भड़काने की कोशिश की और कहा कि यह लड़की परिवार में फूट डाल रही है और उसकी वजह से कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम की आवाज में एक बनावटी चिंता थी जिसे अमारा ने तुरंत पहचान लिया, और उसने उनकी ओर एक बहुत ही तीखी और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था और तीनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका था। चाचा जी, अगर आप साख की बात कर रहे हैं तो शायद आपको सिग्मा लॉजिस्टिक्स के बारे में भी कुछ रोशनी डालनी चाहिए जिसे आप चला रहे हैं, अमारा ने कहा। उसके शब्दों ने विक्रम को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए इसे एक सफेद झूठ करार दिया और अमारा को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। राजवीर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे एक साधारण लड़की उसके ताकतवर चाचा की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दे रही थी। उसे अमारा के उस साहस पर गर्व महसूस होने लगा था जिसने उसे पहली बार सड़क पर प्रभावित किया था। विक्रम वर्मा वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गए, लेकिन उनकी आंखों में छिपी नफरत यह बता रही थी कि वे अब और भी खतरनाक कदम उठाएंगे। अमारा ने राजवीर से कहा कि अब वे दोनों ही खतरे में हैं, क्योंकि सच सामने आ चुका है और अपराधी अब अपनी जान बचाने के लिए हमला करेंगे। राजवीर ने पहली बार अमारा का हाथ पकड़ा और उसे आश्वासन दिया कि वह अब उसके साथ खड़ा है और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। यह एक ऐसा पल था जब उन दोनों के बीच की दुश्मनी एक मजबूत और अटूट गठबंधन में बदलने लगी थी। उसी शाम जब अमारा अपनी दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी दुनिया तहस नहस कर दी गई थी और सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था।
कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की थी और दीवार पर उसे शहर छोड़ने की चेतावनी देने वाले भद्दे और डरावने शब्द लिखे थे। अमारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अकेले ही मलबे को साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक योद्धा थी। वह जानती थी कि यह विक्रम वर्मा का उसे डराने का तरीका है, लेकिन उसने अपने मन को और भी कड़ा कर लिया। अचानक एक महंगी कार वहां रुकी और राजवीर खुद नीचे उतरा, जिसे देखकर अमारा और वहां के स्थानीय लोग पूरी तरह से दंग रह गए और हैरान हुए। उसने अमारा के हाथों से झाड़ू ली और बिना कुछ कहे सफाई में उसकी मदद करने लगा, जो उसके बदले हुए व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। वहां मौजूद भीड़ इस नजारे को देख रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक अरबपति इस लड़की की मदद क्यों कर रहा है। राजवीर ने महसूस किया कि अमारा की सादगी और उसकी ताकत ही वह चीज है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना कर्ज चुकाओगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कर्जदार मैं हूं जिसने तुम्हारी कीमत को समय पर नहीं पहचाना, राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। उसने अमारा को एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन अमारा ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने घर और अपनी जड़ों को नहीं छोड़ेगी। उसने राजवीर को याद दिलाया कि वह एक ऐसी लड़की है जिसने सड़क पर संघर्ष करना सीखा है और वह इन गीदड़ भभकियों से बिल्कुल नहीं डरती। राजवीर उसकी इस निडरता को देखकर मन ही मन उसकी पूजा करने लगा था और उसे अपना आदर्श मान बैठा था। अगले कुछ दिन बहुत ही भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण थे, क्योंकि अमारा और राजवीर मिलकर विक्रम वर्मा के खिलाफ पुख्ता कानूनी सबूत जुटाने में पूरी तरह से व्यस्त थे। उन्होंने कुछ ऐसे पुराने कर्मचारियों को ढूंढा जिन्हें विक्रम ने डरा धमकाकर चुप करा दिया था और उन्हें सच बोलने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार किया। अमारा ने अपनी वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करके उन गुप्त खातों की श्रृंखला को उजागर किया जो विदेशों में अवैध रूप से धन भेजने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। हर कदम पर उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। विक्रम वर्मा ने महसूस किया कि उनके पैर उखड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अंतिम दांव के रूप में अमारा के खिलाफ एक बहुत ही संगीन और झूठा पुलिस केस दर्ज करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमारा ने कंपनी की गोपनीय जानकारी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को बेची है और इसके लिए उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेज भी बड़ी चालाकी से तैयार कर लिए थे। अमारा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दफ्तर पहुंच गई, जिससे पूरी कंपनी में एक बार फिर से बहुत बड़ा हंगामा और सनसनी फैल गई। राजवीर ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन कानून की अपनी प्रक्रिया थी जिसे वह नहीं रोक सका। अमारा ने मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ जाने का फैसला किया और राजवीर से कहा कि वह परेशान न हो, क्योंकि सच को कभी भी ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। उसे हवालात में रखा गया, जहां की परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थीं, लेकिन उसने वहां भी अपना संयम और गरिमा नहीं खोई और शांत बनी रही। उसने जेल की दीवारों को देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को याद किया और महसूस किया कि यह केवल एक और बड़ी बाधा है। राजवीर ने शहर के सबसे बड़े वकीलों को काम पर लगा दिया और वह रात भर जागकर अमारा की बेगुनाही के सबूत खोजता रहा। अगली सुबह राजवीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया के सामने उन सभी सबूतों को सार्वजनिक कर दिया जो विक्रम वर्मा के काले कारनामों का पर्दाफाश करते थे। उसने दिखाया कि कैसे अमारा को फंसाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की गई थी और पुलिस को भी गुमराह किया गया था, जो बहुत बड़ा अपराध था। मीडिया ने इस खबर को बहुत तेजी से फैलाया और देखते ही देखते जनभावना अमारा के पक्ष में और विक्रम के खिलाफ पूरी तरह से मुड़ गई। पुलिस को मजबूर होकर अमारा को ससम्मान रिहा करना पड़ा और विक्रम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। जब अमारा जेल से बाहर आई तो राजवीर फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी राहत थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। अमारा ने उससे कहा कि यह जीत केवल उसकी नहीं
बल्कि उन सभी लोगों की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लिया, जो शब्दों के माध्यम से बयां करना लगभग नामुमकिन और बहुत ही कठिन था। उनके बीच का रिश्ता अब केवल मालिक और कर्मचारी का नहीं रह गया था, बल्कि वह एक गहरी और पवित्र दोस्ती बन चुका था। दफ्तर लौटने पर अमारा का स्वागत एक नायिका की तरह किया गया और उन सभी कर्मचारियों ने उससे माफी मांगी जिन्होंने उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई थीं। अमारा ने सबको माफ कर दिया और कहा कि वे मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां केवल ईमानदारी और मेहनत की कदर होगी। उसने अपनी मेज पर फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन अब उसके पास राजवीर का पूर्ण समर्थन और विश्वास था, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वे जानते थे कि युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। विक्रम वर्मा फरार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी और वे अब किसी बहुत ही बड़े और जानलेवा हमले की योजना बना रहे थे। राजवीर को इस बात का आभास था, इसलिए उसने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और अमारा की सुरक्षा के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड तैनात कर दिए। अमारा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी और वह एक बहुत ही खतरनाक खेल का केंद्र बन चुकी है। फिर भी उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और वह जानती थी कि वह अंततः जीत हासिल करेगी। राजवीर और अमारा को एक नए औद्योगिक प्लांट के निरीक्षण के लिए शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा, जो कंपनी के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रास्ते में हरियाली और ऊंचे पहाड़ों का सुंदर दृश्य था, लेकिन अमारा के मन में एक अज्ञात डर लगातार दस्तक दे रहा था, जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि विक्रम वर्मा इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं है और यह यात्रा एक जाल भी हो सकती है। उसने अपनी सुरक्षा बेल्ट को कसकर बांध लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। उनकी कार अचानक एक सुनसान रास्ते पर लड़खड़ाने लगी और राजवीर ने महसूस किया कि ब्रेक पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं, जो बहुत ही भयावह था। उसने स्टीयरिंग को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ढलान इतनी तेज थी कि गाड़ी सीधे एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी और नियंत्रण खो गया। अमारा ने अपना सिर नीचे किया और भगवान को याद किया, जबकि राजवीर ने अंतिम क्षण में कार को एक बड़े पेड़ से टकराकर रोकने का जोखिम भरा फैसला लिया। एक जोरदार धमाके के साथ कार रुक गई और चारों ओर केवल धुएं और मलबे का मंजर था, जिसने सब कुछ हिला दिया। अमारा को हल्की चोटें आई थीं, लेकिन वह होश में थी और उसने तुरंत राजवीर की ओर देखा, जो स्टीयरिंग व्हील पर बेसुध पड़ा हुआ था और घायल था। उसने बहुत मुश्किल से कार का दरवाजा खोला और राजवीर को बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि इंजन से आग की लपटें निकलने लगी थीं, जो बहुत खतरनाक थीं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और राजवीर के भारी शरीर को घसीटकर एक सुरक्षित दूरी पर ले गई, जहां से वे कार के फटने की आवाज को साफ सुन सकते थे। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन उसे राहत थी कि राजवीर अभी भी जीवित था और उसकी सांसें चल रही थीं। कुछ देर बाद राजवीर को होश आया और उसने खुद को अमारा की गोद में पाया, जो उसके घावों को अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। उसने आसपास देखा और महसूस किया कि वे एक घने जंगल के बीच फंसे हुए हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था और कोई मदद नहीं थी। राजवीर को अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। शायद उसका एक पैर टूट गया था और वह चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अमारा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि उन्हें रात होने से पहले कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना ही होगा, वरना वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजवीर, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आपको यहां अकेले इस हाल में मरते हुए नहीं छोड़ सकती, चाहे जो भी हो जाए, अमारा ने दृढ़ता से कहा। उसने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी ढूंढी और राजवीर को सहारा देकर धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर ले जाने लगी,
ताकि वे सड़क से दूर छिप सकें। वह जानती थी कि विक्रम के आदमी उन्हें खोजने के लिए जरूर आएंगे, और अगर वे खुले में रहे तो पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। उसने अपनी घबराहट को पीछे छोड़कर एक सैनिक की तरह सोचना शुरू किया, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, जंगल की आवाजें डरावनी होने लगीं और ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे राजवीर की हालत और भी खराब होने लगी। अमारा ने अपनी सूझबूझ से एक छोटी सी गुफा ढूंढी जो सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी, और वहां राजवीर को लिटा दिया ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। उसने पास के झरनों से पानी लाया और राजवीर को पिलाया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, और उसने अमारा की ओर एक बहुत ही कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। राजवीर को अपनी पिछली गलतियों और अपने घमंड पर बहुत पछतावा हो रहा था, जो इस समय पूरी तरह से निरर्थक साबित हो रहा था। ठंड से बचने के लिए आग जलाना बहुत जरूरी था, लेकिन उनके पास माचिस या लाइटर जैसा कोई साधन नहीं था जिससे वे रोशनी या गर्मी पैदा कर सके। अमारा ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वह सड़क किनारे लकड़ियां इकट्ठा करती थी और उसने 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। कई नाकाम कोशिशों के बाद सूखी घास में आग की एक छोटी सी लपट उठी, जिसने गुफा को रोशनी और गर्मी से भर दिया, और राजवीर को नई उम्मीद मिली। राजवीर ने महसूस किया कि जिस लड़की को वह अनपढ़ और कमजोर समझता था, वह वास्तव में जीवन जीने की कला में उससे कहीं ज्यादा माहिर है। आग के पास बैठकर राजवीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमारा से अपने बचपन के उन कड़वे अनुभवों को साझा किया, जिन्होंने उसे इतना कठोर और अहंकारी बना दिया था। उसने बताया कि कैसे उसके माता पिता की मौत के बाद वह अकेला पड़ गया था, और केवल सत्ता और धन ही उसे सुरक्षा का एहसास दिलाते थे। अमारा ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि असली ताकत लोगों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ खड़े होने में होती है। उन दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बन रहा था जो किसी भी कॉरपोरेट डील या अनुबंध से बहुत ऊपर और पवित्र था। मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ है, लेकिन आज तुमने मुझे दिखाया कि असली दौलत इंसानियत और हिम्मत में होती है, राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। उसने अमारा का हाथ पकड़ा और अपनी पिछली हर बदतमीजी के लिए उससे दिल से माफी मांगी, जिसे अमारा ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। उस रात जंगल की शांति में वे दोनों केवल 2 इंसान थे, न कि एक मालिक और उसकी मामूली कर्मचारी, जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अमारा ने महसूस किया कि राजवीर के अंदर एक अकेला बच्चा छिपा हुआ है, जिसे बस थोड़े से प्यार और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तभी उन्हें दूर से कुछ लोगों के चलने और आपस में बात करने की आवाजें सुनाई दीं, जिससे वातावरण में अचानक एक बहुत ही भारी तनाव और डर फैल गया। अमारा ने तुरंत आग बुझा दी ताकि कोई उनकी स्थिति का पता न लगा सके, और राजवीर को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि खतरा अब बहुत करीब था। वे विक्रम के गुर्गे थे, जो हाथों में टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे, और उनके पास हथियार भी थे जिससे वे किसी को भी मार सकते थे। अमारा ने एक पत्थर उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया ताकि हमलावरों का ध्यान भटकाया जा सके और वे किसी और तरफ चले जाएं। हमलावर उस दिशा में मुड़ गए जहां पत्थर गिरा था, जिससे अमारा और राजवीर को कुछ कीमती समय मिल गया ताकि वे अपनी अगली चाल के बारे में सोच सकें। अमारा ने राजवीर को वहीं रहने के लिए कहा और खुद दबे पांव बाहर निकली ताकि वह देख सके कि कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। उसने देखा कि 4 आदमी थे जो बहुत गुस्से में थे, और वे विक्रम को फोन पर अपनी रिपोर्ट दे रहे थे कि वे उन्हें जल्द ही खत्म कर देंगे। अमारा ने एक योजना बनाई कि कैसे वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन पेशेवर अपराधियों को चकमा दे सकती है और राजवीर को बचा सकती है। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर एक अजीब सी आवाज निकाली, जिससे अपराधी थोड़े डर गए और वे एक दूसरे के करीब आ गए, क्योंकि उन्हें लगा
कि वहां कोई जानवर है। अमारा ने इस मौके का फायदा उठाया और उनकी एक टॉर्च जो जमीन पर गिर गई थी उसे उठा लिया और तेजी से भागने लगी ताकि वे उसका पीछा करें। अपराधी उसके पीछे दौड़ने लगे और वे राजवीर की गुफा से काफी दूर चले गए। जो अमारा की योजना का एक बहुत ही साहसी और मुख्य हिस्सा था, वह बहुत तेज दौड़ रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह केवल राजवीर की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। दौड़ते समय अमारा ने एक पुरानी दलदल जैसी जगह देखी और उसने वहां अपनी चुनरी का एक टुकड़ा छोड़ दिया ताकि अपराधी समझे कि वह वहीं कहीं फंसी हुई है। वह खुद एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और चुपचाप उनके डूबने या भटकने का इंतजार करने लगी, जो बहुत ही जोखिम भरा और थका देने वाला काम था। अपराधी उस दलदल के पास पहुंचे और जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पैर जमीन में धंसने लगे और वे अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, जिससे कोहराम मच गया। अमारा ने देखा कि वे अब उसका पीछा करने की स्थिति में नहीं थे और वह चुपचाप पेड़ से नीचे उतरकर वापस राजवीर के पास पहुंच गई। जब वह गुफा में लौटी तो राजवीर उसे सही सलामत देखकर रो पड़ा और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। उसने महसूस किया कि अमारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है और यह एहसान वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह नहीं चुका पाएगा। उन्होंने बाकी रात जागकर बिताई क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही उन्हें यहां से निकलना होगा और मदद की तलाश करनी होगी। अमारा ने राजवीर के पैर की पट्टी फिर से बांधी और उसे थोड़ा खाना खिलाया जो उसने अपने बैग में बचाकर रखा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही अमारा ने राजवीर को सहारा दिया और वे मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगे, जहां से गुजरने वाले किसी वाहन से मदद मिल सके। उनका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और उनके कपड़े फट गए थे, लेकिन उनके इरादे हिमालय की तरह अटल और बहुत ही मजबूत थे। काफी देर इंतजार करने के बाद एक स्थानीय ट्रक वहां से गुजरा और अमारा ने उसे हाथ दिखाकर रोका, जिसमें दयालु ड्राइवर ने उन्हें तुरंत बिठा लिया। ट्रक में बैठकर उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, यह जानते हुए कि वे एक मौत के जाल से बाहर निकल आए हैं। शहर पहुंचते ही राजवीर ने सबसे पहले अपनी सुरक्षा टीम और वफादार अधिकारियों को फोन किया और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी ताकि वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। उसने अमारा को अपने सबसे अच्छे गेस्ट हाउस में रखा और उसकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक पूरी टीम लगा दी, क्योंकि उसे भी बहुत चोटें आई थीं। उसने स्पष्ट कर दिया कि अमारा अब केवल एक कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह उसके परिवार का हिस्सा है और उसकी सुरक्षा अब उसकी व्यक्तिगत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विक्रम वर्मा को जब पता चला कि वे बच गए हैं, तो वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अगले कुछ दिनों में राजवीर की हालत में सुधार हुआ और उसने सबसे पहले जाकर अमारा से मुलाकात की, जो अभी भी सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी। उसने अमारा का हाथ चूमा और उससे वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को उसे छूने या उसे अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह कोई भी हो। अमारा ने महसूस किया कि राजवीर अब पूरी तरह से बदल चुका है और उसके अंदर की कड़वाहट की जगह अब प्यार और सम्मान ने ले ली है। उसने राजवीर से कहा कि उसे खुशी है कि उसने उसे एक बेहतर इंसान बनते हुए देखा है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अमारा को अब एहसास हुआ कि राजवीर की जिंदगी भी उतनी ही कठिन थी जितनी उसकी अपनी, बस उनके संघर्ष के तरीके और उनकी दुनिया अलग अलग थी। उसने महसूस किया कि कॉरपोरेट जगत के शेर को भी कभी कभी एक साधारण लड़की की सादगी और उसकी अटूट हिम्मत की जरूरत होती है ताकि वह सच देख सके। राजवीर ने अमारा को कंपनी में एक बहुत बड़ा पद देने की पेशकश की, लेकिन अमारा ने विनम्रता से कहा कि वह पहले अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है। उनकी इस बातचीत ने उनके बीच के विश्वास को और भी गहरा कर दिया और उन्हें एक नई दिशा की ओर प्रेरित किया। पूरी कंपनी में यह खबर आग की तरह फैल गई
कि कैसे अमारा ने सीईओ की जान बचाई और कैसे उसने अकेले ही अपराधियों का मुकाबला किया, जिससे सभी दंग थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे, जो बहुत सुखद बदलाव था। अमारा ने इस लोकप्रियता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वह पहले की तरह ही शांत और अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रही। उसे पता था कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है, जब उसे विक्रम के साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। राजवीर और अमारा ने अब मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें वे न केवल कंपनी को बचाएंगे, बल्कि उन सभी भ्रष्ट तत्वों को भी बाहर निकालेंगे जो उसे अंदर से खा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जोड़ी अब अपराजेय है, क्योंकि उनके पास राजवीर का दिमाग और अमारा की शुद्ध अंतरात्मा का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मेल था। वे देर रात तक दफ्तर में बैठकर योजनाएं बनाते और एक दूसरे के सुझावों का सम्मान करते, जिससे उनके बीच का सामंजस्य और भी अधिक बढ़ता चला गया। अब वे केवल दो अलग अलग ध्रुव नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे जो साथ चलते थे। इस यात्रा ने अमारा को यह भी सिखाया कि न्याय के लिए केवल लड़ना काफी नहीं है, बल्कि अपनों के बीच छिपे गद्दारों को पहचानना और उन्हें हराना और भी ज्यादा जरूरी है। उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी, इसलिए राजवीर ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी और उसे अपने घर जाने के लिए एक शानदार गाड़ी और सुरक्षा मुहैया कराई। जब वह अपनी बस्ती में पहुंची तो वहां के लोग उसे देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसने उनकी झुग्गी का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था। उसने महसूस किया कि वह जहां भी जाए, उसकी असली ताकत उसकी सादगी और उसके संस्कार ही रहेंगे। वर्मा एंटरप्राइजेज का मुख्य सम्मेलन कक्ष आज भारी तनाव और उत्सुकता से भरा हुआ था, क्योंकि आज वार्षिक महासभा की बैठक होने वाली थी। शहर के सबसे प्रभावशाली निवेशक और बोर्ड के सदस्य अपनी सीटों पर विराजमान थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हवा में फुसफुसाहटों का दौर चल रहा था और हर कोई उस बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा था जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से गलियारों में हो रही थी। मेज पर रखी फाइलों के ढेर और चमकती लाइटें इस ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ की गवाह बनने वाली थीं। विक्रम वर्मा कमरे के एक कोने में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। हालांकि उनके अंदर एक गहरा डर छिपा हुआ था जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने वफादार सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे वे राजवीर को पूरी तरह से बेदखल कर सके और कंपनी पर कब्जा कर सके। उनकी आंखों में लालच और नफरत की एक अजीब सी चमक थी, जो उनकी बरसों की मेहनत और उनके काले कारनामों का परिणाम थी। वे मान रहे थे कि अमारा और राजवीर की जोड़ी अब उनके सामने टिक नहीं पाएगी। तभी दरवाजा खुला और राजवीर वर्मा ने अपनी पूरी गरिमा के साथ अंदर प्रवेश किया। उनके साथ अमारा भी थी, जो एक नीले रंग के औपचारिक सूट में बेहद प्रभावशाली लग रही थी। अमारा के चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी, जो यह बता रही थी कि वह आज किसी भी बड़े युद्ध के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होकर आई है। राजवीर ने अपनी जगह ली और अमारा को अपने ठीक बगल में बैठने का इशारा किया, जिससे बोर्ड के सदस्यों के बीच एक और हल्की सी चर्चा और हैरानी शुरू हो गई। विक्रम वर्मा ने मीटिंग की शुरुआत करते हुए राजवीर पर अक्षमता और कंपनी के फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत थे। उन्होंने अमारा की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक मामूली लड़की के प्रभाव में आकर राजवीर ने कंपनी की साख को खतरे में डाल दिया है और उसे तुरंत हटा देना चाहिए। विक्रम की आवाज में एक बनावटी दर्द और चिंता थी, जिसका उद्देश्य शेयरधारकों को गुमराह करना और उन्हें अपनी ओर मिलाना था, ताकि वे अपना समर्थन हासिल कर सकें। बोर्ड के सदस्यों ने सवाल उठाना शुरू किया और माहौल बहुत ही गर्म हो गया।
जहां हर कोई राजवीर से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा था, जो बहुत दबावपूर्ण था। राजवीर शांत रहे और उन्होंने अमारा को मंच संभालने का निर्देश दिया, जिससे पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अमारा धीरे से उठी और पोडियम की ओर बढ़ी, जहां उसकी उपस्थिति ने एक अलग ही जादुई और शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया। उसने बड़ी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज और ग्राफ दिखाना शुरू किया, जो सच बताने वाले थे। देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको वह सच दिखाऊंगी जिसे पिछले 10 सालों से इस कंपनी की फाइलों के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपाया जा रहा था। अमारा ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा। उसने सिग्मा लॉजिस्टिक्स के उन गुप्त खातों का विवरण पेश किया, जिनका सीधा संबंध विक्रम वर्मा के निजी बैंक खातों से था, जो विदेशों में संचालित हो रहे थे। उसने दिखाया कि कैसे कंपनी का मुनाफा जाली बिलों के माध्यम से डाइवर्ट किया जा रहा था और शेयरधारकों को धोखा दिया जा रहा था, जो बहुत बड़ा अपराध था। अमारा ने एक एक करके उन सभी फर्जी लेनदेन का पर्दाफाश किया, जिन्हें विक्रम ने बहुत सुरक्षित माना था। लेकिन अमारा की बारीक नजरों ने उन्हें खोज निकाला था। उसने डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए यह साबित कर दिया कि कंपनी को हुए घाटे का मुख्य कारण बाजार की स्थिति नहीं, बल्कि अंदरूनी चोरी थी। उसकी आवाज में वो धार थी जिसने विक्रम के हर झूठ को काटकर रख दिया और बोर्ड के सदस्यों को हकीकत का आईना दिखा दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब अमारा की बुद्धिमत्ता और साहस का कायल हो चुका था। विक्रम वर्मा ने बीच में टोकते हुए चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठ है और अमारा को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वह कंपनी की जानकारी चुरा रही है। लेकिन राजवीर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पुलिस की एक टीम को कमरे के अंदर बुलाया, जिसने विक्रम के पसीने छुड़ा दिए और माहौल को और गंभीर बना दिया। राजवीर ने बताया कि उन्होंने पहले ही फॉरेंसिक ऑडिट करवा लिया है और अमारा द्वारा प्रस्तुत हर एक दस्तावेजा कानूनी रूप से प्रमाणित और सही है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और अपराधी गिरफ्तार होने वाला था। पुलिस ने विक्रम वर्मा के पास जाकर उन्हें उनके पदों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत में ले लिया, जिससे पूरे हॉल में एक सनसनी फैल गई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी वह सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई थी, जिसे वे वर्षों से ओढ़े हुए थे। शेयरधारकों ने राजवीर और अमारा के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि उन्होंने न केवल कंपनी को बचाया था, बल्कि न्याय को भी स्थापित किया था। यह अमारा के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उसे अमर बना दिया। मीटिंग के बाद राजवीर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अमारा को कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित की है। उसने कहा कि अमारा केवल एक कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह इस कंपनी की अंतरात्मा है, जिसने उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का काम किया है। अमारा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाएगी। उसे अपनी मां की मेहनत और अपने संघर्ष का फल आज मिल गया था। अमारा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का रास्ता ईमानदारी और मेहनत से होकर गुजरता है, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो। उसने उन सभी लड़कियों को प्रेरित किया जो छोटे घरों से आती हैं और बड़े सपने देखती हैं। उन्हें अपनी आवाज उठाने का संदेश दिया। उसकी कहानी रातों रात पूरे देश में फैल गई और वह एक नेशनल आइकन बन गई, जिसकी हर तरफ चर्चा और प्रशंसा होने लगी। राजवीर उसके पीछे गर्व से खड़ा था, यह जानते हुए कि उसकी खोज बिल्कुल सही और सटीक थी। उस शाम राजवीर ने अमारा को उसी जगह बुलाया जहां उसने उसे पहली बार देखा था और जहां से उनके इस अजीबोगरीब सफर की शुरुआत हुई थी। वह करी की दुकान अब फिर से सजी हुई थी, लेकिन इस बार वहां कोई गुंडे नहीं, बल्कि सुरक्षा गार्ड तैनात थे जो व्यवस्था संभाल रहे थे। राजवीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि वह उस थप्पड़ के लिए हमेशा आभारी रहेगा जिसने उसकी आंखें खोल दीं। अमारा मुस्कुराई और उसने महसूस किया कि नफरत
अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अमारा, तुमने मेरा कर्ज तो चुका दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना यह कंपनी और अपनी जिंदगी नहीं चला पाऊंगा। राजवीर ने बहुत ही भावुक होकर कहा। उसने अपनी जेब से एक बहुत ही सुंदर और कीमती अंगूठी निकाली और सबके सामने घुटनों पर बैठकर अमारा को शादी के लिए प्रपोज किया। वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी और माहौल बहुत ही रोमांटिक और जादुई हो गया, जैसा कि फिल्मों में अक्सर होता है। अमारा ने हां कह दी और राजवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी का कायाकल्प हो गया और नए पारदर्शी नियम लागू किए गए, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से पूरी तरह से बहाल हो गया। अमारा ने कई नई नीतियों की शुरुआत की जो मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के हित में थीं और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने वाली साबित हुई। राजवीर ने भी अपने व्यवहार में बहुत बदलाव लाया और वह अब एक अहंकारी बॉस के बजाय एक सहानुभूतिपूर्ण लीडर के रूप में जाना जाने लगा। उनकी जोड़ी ने व्यापार जगत में एक नया उदाहरण पेश किया जो प्रेरणादायक था। राजवीर और अमारा की शादी शहर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी, जहां समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए थे और खुशियां मनाई थीं। अमारा ने अपनी शादी में अपनी पुरानी बस्ती के लोगों को भी बुलाया और उन्हें वही सम्मान दिया जो किसी बड़े कारोबारी को दिया जाता है। उसने साबित कर दिया कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इंसान को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान होती है। उनकी शादी का जश्न कई दिनों तक चला और हर कोई बहुत खुश था। विक्रम वर्मा को उनके अपराधों के लिए 10 साल की सख्त सजा सुनाई गई, जिससे समाज में एक कड़ा संदेश गया कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसे उन लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया गया जिन्हें उन्होंने वर्षों से लूटा था और सताया था। अमारा ने खुद इस प्रक्रिया की निगरानी की ताकि हर पीड़ित को उसका हक मिल सके और न्याय का चक्र पूरी तरह से घूम सके। यह बुराई पर अच्छाई की एक बहुत बड़ी जीत थी जो ऐतिहासिक थी। अमारा ने अपनी मां के लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदा और उन्हें वह सारी सुख सुविधाएं दी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और वे हकदार थीं। उसकी मां को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था और वे अक्सर पुरानी यादों को साझा करती थीं कि कैसे अमारा बचपन से ही बहादुर थी। अमारा ने अपनी पुरानी करी की दुकान को एक एनजीओ में बदल दिया जो गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। उसने अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जो सराहनीय था। राजवीर और अमारा अब एक साथ मिलकर दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी कंपनी की शाखाएं खोल रहे हैं और हर जगह वे ईमानदारी का परचम लहरा रहे हैं। उनके बीच का प्यार और आपसी सम्मान समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है, जो उनके रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूती है। वे अक्सर शाम को अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और मुस्कुराते हैं कि कैसे एक छोटे से थप्पड़ ने उनकी दुनिया बदल दी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई जो हमेशा याद रहेगी। एक दिन जब वे अपने नए मुख्यालय की छत पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, राजवीर ने अमारा से पूछा कि क्या उसे अब कोई शिकायत है। अमारा ने जवाब दिया कि शिकायतें तो केवल कमजोरों के पास होती हैं। उसने तो अपनी हर चुनौती को एक सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल को हासिल किया है। उसने राजवीर के कंधे पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि जीवन वास्तव में बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे पास सही जीवन साथी हो, वे दोनों भविष्य के नए सपनों को बुनने लगे जो और भी बड़े थे। कॉरपोरेट की इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा रहता है, राजवीर और अमारा ने साबित किया कि वफादारी और प्रतिभा ही असली सिक्के हैं। उनकी कंपनी अब देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक बन चुकी है और इसका श्रेय पूरी तरह से उनकी अटूट एकता को जाता है। उन्होंने न केवल पैसा कमाया बल्कि लाखों लोगों का दिल भी जीता, जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती और बड़ा पुरस्कार है। यह अध्याय उनके जीवन का सबसे सुनहरा पन्ना बन चुका था जिसे वे संजोकर रखना चाहते थे। अमारा ने महसूस किया
कि उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां उसे न केवल अपनी रक्षा करनी है बल्कि दूसरों को भी राह दिखानी है। उसने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए और हजारों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे भी अपनी पहचान बना सकें। राजवीर उसके हर फैसले में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, जो एक सच्चे पार्टनर की सबसे बड़ी निशानी है। वे अब एक दूसरे की अधूरी बातों को भी बिना कहे समझने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अंततः उस शहर की सड़कों पर जहां कभी अमारा करी बेचती थी, अब उसकी सफलता के किस्से कहानियों के रूप में सुनाए जाते हैं और लोग उसे सम्मान देते हैं। वह उस हर इंसान के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है, जो गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और अपनी जगह बनाना चाहता है। राजवीर वर्मा ने भी सीखा कि असली मर्दानगी किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी योग्य इंसान को ऊपर उठाने में होती है। उनकी यह प्रेम और साहस की कहानी अनंत काल तक गूंजती रहेगी और प्रेरित करेगी। मुंबई की सुबह अब अमारा के लिए पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब वह अलार्म की तेज आवाज से नहीं, बल्कि अपने मन की गहरी शांति और नई जिम्मेदारियों के उत्साह के साथ जागती थी। राजवीर के साथ बिताया गया हर एक पल उसे यह निरंतर एहसास दिलाता था कि संघर्ष की राहें भले ही पथरीली हों, लेकिन उनकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली होती है। वह अपने आलीशान कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उन पुराने दिनों को याद करती थी, जब उसके पास केवल एक छोटी दुकान और बहुत सारे सपने थे। राजवीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने अमरा को कॉफी का मग दिया, जो अब उनकी सुबह की एक प्यारी सी रस्म बन चुकी थी, जिसे वे कभी नहीं भूलते थे। उसके चेहरे पर अब वह पुराना अहंकार और कठोरता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी आत्मीयता और सम्मान ने ले ली थी, जो अमारा के प्रति अटूट थी। उसने अमारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज उन्हें उस विशेष फाउंडेशन का उद्घाटन करना है, जिसे उन्होंने अपनी पुरानी यादों को संजोने के लिए बनाया है। जब वे उस पुरानी और धूल भरी गली में पहुंचे, जहां अमारा की करी की छोटी दुकान हुआ करती थी, तो वहां का नजारा देखकर अमारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वहां कोई गंदगी या असुरक्षा का डर नहीं था, बल्कि एक सुंदर सफेद इमारत गर्व से खड़ी थी, जिस पर अमारा फाउंडेशन सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। वहां की पूरी बस्ती के बच्चे नए कपड़े पहनकर उनका इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरों पर एक ऐसी मासूम खुशी थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। रिबन काटते समय राजवीर ने बहुत ही धीरे से अमारा के कान में कहा कि उसका कर्ज अभी भी पूरी तरह से चुकाया नहीं गया है और वह इसे पूरी जिंदगी मांगता रहेगा। अमारा मुस्कुराई और उसने राजवीर की आंखों में वही पुरानी शरारत देखी, जिसने उसे पहली बार सड़क पर बहुत गुस्सा दिलाया था। लेकिन अब उस शरारत में केवल निश्चल प्यार था। उसने जवाब दिया कि वह इस मीठे कर्ज को चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बशर्ते राजवीर हर कदम पर उसका साथ दे और उसे कभी अकेला न छोड़े। वर्मा एंटरप्राइजेज अब केवल एक सामान्य व्यवसाय नहीं रह गया था, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन चुका था, जिसने हजारों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया था। अमारा ने वित्त विभाग में ऐसी पारदर्शी प्रणालियां लागू की थीं, जिनमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं बची थी, जिससे कंपनी की वैश्विक साख बहुत बढ़ गई थी। राजवीर ने अपनी शक्तियों का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जिन्हें न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत थी और जो समाज में पूरी तरह से उपेक्षित और अकेले थे। अमारा की मां अब उसी आलीशान बंगले में रहती थीं, लेकिन वे आज भी अपनी सादगी को पसंद करती थीं और अक्सर बगीचे में अपने हाथों से सब्जियां उगाया करती थीं। उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर बहुत गर्व था और वे राजवीर को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देती थीं, जिसने उनके परिवार को एक नई पहचान दी। शाम के समय वे सब साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे और उन मुश्किलों को याद करते थे जिन्होंने उन्हें आज इतना मजबूत और काबिल बनाया था। कंपनी के पुराने बोर्ड सदस्य, जो कभी अमारा को एक मामूली लड़की समझकर उसका तिरस्कार करते थे,
अब उसके सामने सलाह के लिए कतार में खड़े रहते थे और उसका सम्मान करते थे। अमारा ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा योग्यता और कड़ी मेहनत को ही प्राथमिकता दी, जिससे दफ्तर का माहौल पूरी तरह से सकारात्मक हो गया। उसने उन सभी कर्मचारियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू कीं जो अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना चाहते थे लेकिन धन की कमी से जूझ रहे थे। एक दिन राजवीर ने अमारा को एक बहुत ही पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उसने उन सभी दिनों का हिसाब लिखा था जब वह छिपकर उसकी दुकान पर करी खाने आता था। उसने स्वीकार किया कि वह केवल उस स्वाद का दीवाना नहीं था, बल्कि वह अमारा के उस निडर व्यक्तित्व और उसकी सादगी से बहुत पहले ही प्रभावित हो चुका था। अमारा को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिसे वह एक अजनबी समझती थी, वह वास्तव में बहुत पहले से ही उसके जीवन का एक हिस्सा बनने की तैयारी कर रहा था। विक्रम वर्मा की जेल से आने वाली खबरों ने उन्हें कभी विचलित नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है और न्याय की जीत निश्चित है। उन्होंने फैसला किया कि वे नफरत को पीछे छोड़कर केवल प्यार और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि वे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य दे सकें। अमारा ने जेल में बंद उन कैदियों के लिए भी कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जो अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज की मुख्य धारा में वापस आना चाहते थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर राजवीर और अमारा अक्सर डूबते हुए सूरज को देखते थे और महसूस करते थे कि जीवन वास्तव में एक चक्र की तरह है। राजवीर ने कहा कि वह आज भी उस थप्पड़ को अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है, जिसने उसके जीवन की दिशा को एक सही और सार्थक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमारा ने हंसते हुए कहा कि वह थप्पड़ केवल एक शुरुआत थी। असली कहानी तो उन संघर्षों की है जो उन्होंने मिलकर बहुत बहादुरी से लड़े हैं। उनकी प्रेम कहानी अब पूरे मुंबई में एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे लोग अक्सर एक मिसाल के तौर पर सुनाते थे कि कैसे स्वाभिमान और सत्य की हमेशा जीत होती है। अमारा फाउंडेशन ने अब देश के कई अन्य शहरों में भी अपनी शाखाएं खोल ली थीं और वह लाखों बेसहारा बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका था। राजवीर और अमारा ने साबित कर दिया कि कॉरपोरेट की दुनिया में भी इंसानियत और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जा सकता है और सफल हुआ जा सकता है। शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे के आगमन की तैयारी शुरू की और उन्होंने कसम खाई कि वे उसे भी उन्हीं मूल्यों और संस्कारों के साथ पालेंगे जो उनकी असली ताकत है। अमारा चाहती थी कि उसका बच्चा यह समझे कि मेहनत की रोटी का स्वाद दुनिया के सबसे महंगे व्यंजनों से कहीं ज्यादा मीठा और संतोषजनक होता है। राजवीर ने पहले ही नर्सरी को उन सभी खिलौनों से भर दिया था जिनकी उसने अपने अकेलेपन भरे बचपन में केवल कल्पना की थी और तरसा था। दफ्तर में काम करते समय आज भी अमारा अक्सर अपनी पुरानी साड़ी पहनती थी ताकि वह खुद को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस कर सके और अपनी सादगी को बरकरार रखे। कर्मचारी उसे केवल एक बॉस के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे जो उनकी हर छोटी बड़ी समस्या को बहुत ध्यान से सुनती थी। राजवीर को इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता था कि उसकी पत्नी ने कभी भी अपनी सफलता को अपने अहंकार का हिस्सा बनने नहीं दिया और वह हमेशा जमीन पर रही। एक विशेष व्यापार सम्मेलन के दौरान अमारा को विमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां उसने एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक भाषण दिया जिसने सबको रुला दिया। उसने कहा कि उसकी असली ताकत उसका वह छोटा सा स्टॉल था जहां उसने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए कैसे काम किया जाता है और डटा रहा जाता है। उसने अपना पुरस्कार अपनी मां और उन सभी महिलाओं को समर्पित किया जो हर दिन अपने परिवार के लिए चुपचाप बहुत संघर्ष करती हैं। राजवीर अब अक्सर अपनी बैठकों में अमारा के सुझावों को सबसे पहले महत्व देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वित्तीय समझ और उसका अंतर्ज्ञान उसे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे।
उनकी जोड़ी ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत का नाम विश्व के व्यापारिक मानचित्र पर बहुत ही गर्व के साथ और भी ऊंचा कर दिया। उनके प्रतिस्पर्धी भी अब उनका लोहा मानते थे और उनकी कार्यशैली को अपनी कंपनियों में लागू करने की पूरी कोशिश करने में लगे रहते थे। अमारा ने उन गुंडों को भी माफ कर दिया था जिन्होंने उसकी दुकान तोड़ी थी और उसने उन्हें अपने फाउंडेशन में मेहनत मजदूरी का काम देकर सुधरने का एक सुनहरा और अंतिम मौका दिया। उसका मानना था कि नफरत को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है और हर इंसान के अंदर एक अच्छा व्यक्ति छिपा होता है जिसे बस सही दिशा की जरूरत होती है। उनमें से कई लोग अब बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे और वे अमारा को एक देवी की तरह मानकर उसकी पूजा करते थे। रात के समय जब पूरा शहर सो जाता था, राजवीर और अमारा अपने बंगले की छत पर बैठकर भविष्य की नई योजनाओं और सपनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते थे, जो बहुत सुखद थी। वे जानते थे कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनके पास एक दूसरे का जो अटूट साथ था, वह उन्हें हर मुश्किल से निपटने की असीम शक्ति और साहस प्रदान करता था। अमारा ने राजवीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और महसूस किया कि यही वह सुकून है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इस पूरी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि न्याय के लिए केवल कानून का सहारा लेना काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना चरित्र और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा कवच होती है। राजवीर ने अपनी वसीयत में यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा सामाजिक कार्यों और गरीबों के कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाएगा। वे अब केवल एक सफल बिजनेस कपल नहीं थे, बल्कि वे समाज के लिए आशा और बदलाव के बहुत बड़े और जीवंत प्रतीक बन चुके थे। जैसे जैसे समय बीता, वर्मा एंटरप्राइजेज ने अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए, जिससे अमारा के प्रकृति के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। उन्होंने कई ऐसे गांव गोद लिए जहां बिजली और पानी की बहुत समस्या थी और वहां आधुनिक तकनीक की मदद से खुशहाली लाने का बहुत ही प्रशंसनीय और कठिन काम किया। अमारा खुद उन गांवों का दौरा करती थी और स्थानीय महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास पूरी लगन से करती थी। राजवीर अक्सर सोचता था कि अगर उस रात उसने वह अभद्र हरकत न की होती, तो शायद वह कभी अमारा जैसी अद्भुत और साहसी महिला के प्रभाव में नहीं आता और उसका जीवन अधूरा रहता। वह अपनी उस गलती को भगवान का एक गुप्त आशीर्वाद मानता था, जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनने और जीवन के असली अर्थ को गहराई से समझने की प्रेरणा दी। अमारा ने उसे सिखाया कि प्यार केवल अधिकार जमाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की क्षमताओं को निखारना और सम्मान देना ही असली प्यार है। अंततः उनकी कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां अब कोई डर, कोई साजिश या कोई नफरत उनके बीच की दीवार नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनका रिश्ता विश्वास की नींव पर था। वे अब एक दूसरे की परछाई बन चुके थे और उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति जो चमक थी, वह किसी भी कीमती हीरे की चमक से कहीं ज्यादा गहरी और शाश्वत थी। मुंबई का वह किनारा, वह करी की खुशबू और वह एक थप्पड़ आज उनकी अमर प्रेम कहानी के सबसे पवित्र अध्याय बन चुके थे। अमारा ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि न्याय की राह लंबी हो सकती है, लेकिन वह कभी भी अंधेरी नहीं होती अगर आपके पास सत्य का अटूट और चमकता हुआ दिया हो। उसने अपनी मां की गोद में सिर रखकर वह सुकून महसूस किया जो दुनिया की किसी भी दौलत या शोहरत से नहीं मिल सकता और जो बहुत अनमोल था। राजवीर खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो यह बता रही थी कि उसका जीवन अब पूरी तरह सफल है।